जय हिंद साथियों। तो आज हम देखने वाले हैं टेस्ट रैंकिंग लाइव मॉक 14 का रीजनिंग के जितने सवाल पूछे गए थे उन सभी का सॉल्यूशन। ये सच में काफ़ी जो नए पैटर्न पे जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो सारे सवाल इंक्लूड करके अपडेटेड बहुत ही अच्छा टेस्ट था। ठीक है, तो मुझे इसके सवाल अच्छे लगे इसलिए मैं इसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ। देखिए कितने बड़े बड़े और कितने धांसू धांसू सवाल इसमें पूछे गए हैं। इसका हम सॉल्यूशन ही केवल नहीं देखेंगे, हम इसका बेहतरीन सॉल्यूशन देखेंगे कि इस सवालों को जल्दी कैसे किया जा सकता था। ठीक है, जो एडिक्वेटी नया पैटर्न आ रहा है तो काफ़ी बच्चों का ये दिक्कत है ना कि बहुत लंबे लंबे सवाल आ रहे हैं, तो उस लंबे लंबे सवालों को जल्दी से जल्दी सेकंड्स में कैसे निपटाएं और उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है उसको भी हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपसे क्या बोला गया है, पहला सवाल, दिल्ली जाने वाली ट्रेन, ठीक है, दिल्ली जाने वाली ट्रेन हर 3 घंटे बाद रेलवे स्टेशन से छूटती है। सूचना अधिकारी ने यात्री एक्स को बताया कि दिन की आखिरी ट्रेन रात 11 बजे आएगी और वह यात्रियों से भरी होगी, जिसके कारण यात्री एक्स उस दिन की आखिरी ट्रेन नहीं ले पाया। यदि एक्स आखिरी ट्रेन समय से 30 मिनट पहले पहुंचा था, तो यदि अगली ट्रेन सुबह 6 बजे के बाद आएगी तो यात्री एक्स को कितनी देर तक इंतजार करना पड़ा। ठीक है, देखिए इसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना कितनी देर इंतजार करना पड़ा। देखो आखिरी ट्रेन 11 बजे जाती है रात को, ठीक है, और अगली ट्रेन सुबह 6 बजे के बाद ही जाएगी। मानते हो कि नहीं मानते? तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 7 घंटे का। ठीक है, तो यात्री जो एक्स है अगली ट्रेन हमें कितने बजे जाएगी वो मुझे नहीं पता। ठीक है, मैंने बस ये देखा कि जो लास्ट ट्रेन है 11 बजे और पहली ट्रेन सुबह 6 बजे के बाद ही जाएगी। ठीक है, तो इसका डिफरेंस 7 का है, तो यात्री एक्स को कम से कम 7 घंटे तो इंतजार करना ही पड़ेगा। तो ये 7 घंटे से बड़ा वाला हमारा आंसर होगा, ये 4.5 नहीं होगा, ये 5.5 घंटे वाला आंसर नहीं होगा और 6.5 घंटे वाला भी आंसर नहीं होगा। ये 9.5 घंटे वाला एक ही ऑप्शन है जो 7 घंटे से बड़ा दे रखा है, तो यही इसका आंसर होगा। मुश्किल से क्वेश्चन पढ़ने में जितना टाइम लगता वही था, बाकी इसका आंसर तो बहुत ही आसान था। ठीक है, ऐसे कर सकते थे। बाकी मैं इसके पीछे का आपको कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ, डिटेल सॉल्यूशन कि क्या चीज इस पे लगा है। देखो अगर यात्री एक्स को अगर हर 3 घंटे में ट्रेन जाती है, ठीक है, हर 3 घंटे में ट्रेन जाती है और आखिरी ट्रेन रात के 11 बजे गई है, तो मुझे ये बताओ कि एक ट्रेन रात के 3 बजे जाएगी, फिर 3 घंटे बाद अगर ट्रेन जानी होती तो ट्रेन कितने बजे? रात के 2 बजे गई होती, फिर अगली ट्रेन रात के 5 बजे गई होती, फिर उसके बाद अगली ट्रेन रात के सुबह के 8 बजे गई होती। तो इन टाइम पे ट्रेन गई होती, लेकिन रात 11 बजे के बाद कोई ट्रेन नहीं जाती है, तो 5 बजे और 2 बजे तो कोई ट्रेन गई नहीं। ठीक है, तो यहां से यहां तक कितना डिफरेंस है? आप देखो 8 घंटे ये हो गए, यहां से यहां पूरा 9 घंटे का डिफरेंस है, 9 घंटे का डिफरेंस है। और जो हमारा यात्री एक्स है वो जो आखिरी ट्रेन है उसके भी 30 मिनट पहले पहुंच गया था, तो 30 मिनट पहले अगर वो पहुंच गया था तो वो 10:30 बजे पहुंचा होगा, 10:30 बजे स्टेशन पहुंचा होगा, तो उसे आधा घंटा और इंतजार करना पड़ेगा, है ना। तो टोटल उसे कितना इंतजार करना पड़ेगा? 9 घंटे प्लस 30 मिनट, तो टोटल उसे 9.5 घंटे इंतजार करना पड़ेगा अगली ट्रेन के लिए। ये इसके पूरा पीछे का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अदरवाइज आपको इसकी जरूरत नहीं थी, ऑप्शन से आप इस सवाल को उड़ा सकते थे कि 7 घंटे ज्यादा वाला इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का है। इसमें आपको बताना है कि एक आदमी 4 मीटर पूर्व ईस्ट की ओर चलता है और फिर दाईं ओर मुड़ता है। 3 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 2 मीटर चलता है। अब वह अपनी प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? आपको दिशा बतानी है। देखो ऐसे सवालों में आप वो फिगर बना के भी कर सकते हैं, ऐसे बेसिक से जैसे यूं करके बनाते हैं ना वो पूरा डायग्राम। अदरवाइज इसका एक आप शॉर्ट तरीका भी जिस तरीके से आप कर सकते हैं, ये वाले तरीके से NE, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, अब आप इस तरीके से भी कर सकते थे। कैसे? ये N जो है आपका नॉर्थ को दिखा रहा है, ठीक है, ईस्ट को दिखा रहा है और S साउथ को दिखा रहा है और W वेस्ट को दिखा रहा है। इस तरीके से भी आप इस सवाल को कर सकते हैं। ये आपने NESW वाला तरीका पढ़ा होगा किसी टीचर से, अगर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो इसके लिए भी आप कमेंट कीजिएगा, हमें
पर्टिकुलर वीडियो लाएंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब वो नॉर्थ में चला, जिस दिशा में चला उस दिशा से उसे काउंट करना चालू कर दो। पहले वो ईस्ट में था, ईस्ट में वो कितने 4 किलोमीटर चला, तो ईस्ट के नीचे ईस्ट लिख दो। अब देखो फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, अगर वो दाईं ओर मुड़ रहा है तो आगे, ठीक है, आगे राइट को, और अगर बाईं ओर मुड़ रहा है तो पीछे, ठीक है, लेफ्ट को। ठीक है, तो दाईं ओर मुड़ता है और 3 मीटर चलता है, ठीक है, 3 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 2 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ा, 2 मीटर चला, ठीक है। अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है, तो 4 2 6 और 3। देखो एक बात तो कंफर्म है मेरे को, मैं आपको बोलूं तो वो ईस्ट में गया है और साउथ में गया है, ठीक है, ईस्ट में गया है और साउथ में गया है, तो वो अपने साउथ ईस्ट में होगा। डायरेक्शन हमने कितनी छेड़ी, 2 ही डायरेक्शन छेड़ी, साउथ की छेड़ी और ईस्ट की छेड़ी, तो हमारा क्या आंसर भी साउथ ईस्ट वाला होगा। और अगर दूरी पूछी गई होती तो ये और 6 और 3 होता, ठीक है, कम से कम दूरी पूछी गई तो इसका ट्रिपलेट बना देते। तो इस तरीके से हम इसका आंसर कर सकते हैं, तो इसका साउथ ईस्ट वाला इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखिए प्रोकास्टिनेट, प्रोकास्टिनेट का डिले से जो संबंध है वही फैब्रिकेट का किसके साथ संबंध है। देखो प्रोकास्टिनेट और डिले दोनों आपस में क्या है, सिनोनिम्स है, दोनों आपस में सिनोनिम्स है। तो वैसे ही फैब्रिकेट, फैब्रिकेट का सिनोनिम क्या होगा, डिस्ट्रॉय अपोजिट हो जाता है, नेग्लेक्ट नहीं होगा, डिमोलिश नहीं होगा, प्रोड्यूस, प्रोड्यूस करना या फैब्रिकेट करना दोनों का मतलब होता है कुछ बनाना। ठीक है, आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, देखिए फाइनेंस को ये लिखा जाता है, अकाउंट को ये लिखा जाता है, तो आपको बताना है उसी भाषा में डेस्कटॉप को क्या लिखा जाएगा। देखो इस सवाल को देख के आपको एक चीज पता लग रही होगी कि एफ है, ठीक है, एफ आई एन ए एन सी ई, फाइनेंस, ठीक है। फाइनेंस में हमारा एफ हमारा कितने पे आता है, 6 पे आता है, आई 9 पे आता है, और एन 14 पे आता है, ए 1 पे आता है, फिर एन 14 पे आता है, सी 3 पे आता है, और ई हमारा 5 पे आता है। ठीक है, अब इसकी देखो क्या कोड दे रखा है यहाँ पे, 8 18 16 2 16 6 7। देखो यहां से यहाँ का एक चीज आपको दिख रही होगी, ये +2 हुआ है, +2 इंटू 2, 14 से 16 +2 इंटू 2, ठीक है, +2 इंटू 2, 3 से 6 इंटू 2, फिर यहाँ से यहाँ इंटू 2 है ये, ठीक है, और यहाँ से यहाँ फिर +2, तो +2 और मल्टीप्लाई 2 का अल्टरनेट लॉजिक लगा हुआ है इसमें, ठीक है, तो प्लस और मल्टीप्लाई का अल्टरनेट लॉजिक लगा है। तो आपको बताना है इसमें क्या आएगा। देखो शुरू में 6 एक सब में दे रखा है, इसमें आप +2 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, ठीक है, फिर इसमें इंटू 2 करोगे तो आपको 10 मिलेगा, 6 और 10 से तो स्टार्टिंग होगी, सारे ऑप्शन में दे रखी है। अब देखो ये हमारा कितना आएगा, +2 करोगे तो 19 में +2 करोगे तो आपको 21 मिलेगा, 6 10 21 वाला ऑप्शन होगा, ये नहीं है और ये नहीं है, इन दो में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। अब आपका +2 हो गया, अब इंटू 2 करोगे तो आपको यहाँ पे कितना 11 11 का दुगुना 22 होता है, तो 22 मिलेगा। तो 22 देख लो कौन सा दे रखा है, 6 10 6 10, फिर हमारा 21, 21 के बाद 22 आएगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखिए आपसे क्या बोला गया, एक पंक्ति में सभी लोग उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं और राही बाएं छोर से 43 स्थान पर है और और रही के दाहिने तरफ केवल 12 लोग बैठे हैं। तो राही जो हमारा है वो बाएं से 43 स्थान पे है और राही के इधर कितने लोग बैठे हुए हैं, राही का जो दाया है ये रहा, ठीक है, राही के दाएं कितने 12 लोग बैठे हुए हैं, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, लेफ्ट से दे दिया, राही का नंबर दे दिया और इधर उसके राइट में लोग दे दिए। तो आपसे क्या पूछा है, पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं, तो कुल कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे
55, दोनों को जोड़ दीजिए 55 आ जाएगा, 55 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखो ये सवाल, इसमें आपको बोला गया है कि आपका 5 का जो संबंध हमारा 150 के साथ है वही हमारा संबंध 8 का 576 के साथ है। आपको बताना है तो 10 का किसके साथ संबंध होगा, 10 का किसके साथ संबंध होगा। देखो 5 का अगर मैं क्यूब करूं तो 125 मिलेगा। ठीक है, अब ये उससे भी बड़ा है, इसमें क्या जोड़ा गया है 25। ठीक है, अब यहां देखिए ये आपको 8 का क्यूब होता है कितना 512, 512 में भी कितना जोड़ा गया है 64। तो ये क्या क्या रखा है इसमें, देखो इसमें जो लॉजिक दिया है n दिया है, तो इधर हमारा होगा n की क्यूब प्लस n का स्क्वायर। ठीक है, ये इसका लॉजिक लगा रखा है इसमें। तो यही देखो 10 का हमारा क्यूब कितना होता है 1000, और 1000 में इसका स्क्वायर 100 प्लस करोगे तो कितना होगा 1100 आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। ये देखिए इसमें आपको डायरेक्ट दिखती हैं जो चीजें, ठीक है, नहीं तो काउंट करो फैक्टर करो। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है, पी मुझे दोबारा नहीं दिख रहा है, आर दिख रहा है, आई दिख रहा है, पर यहाँ एक बदल रहा है, तो काउंट करके फैक्टर कर लेते हैं कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है, तो 4 4 के होंगे या तो 5 5 होंगे। पहले 5 5 के देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, देखो ई पे एंड हो रहा है तो पता लग गया कि 5 5 के हैं, 1 2 3 4 5 5। देखो जब 20 थे तो इसके 20 के 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, 5 इंटू 4। ठीक है, प्राइम नंबर वाले फैक्टर देखना तो आपको ज्यादा सही रहेगा। तो 5 इंटू 4, तो पहले मैंने 5 5 के टुकड़े बना के देखा, 5 5 के टुकड़ों में नहीं होता तो 4 4 के टुकड़े में होता है। नॉर्मली ऐसा ही पैटर्न देखने को मिलता है एग्जाम्स में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। P 16 पे आता है, Q हमारा 17 पे आता है, तो यहाँ से यहाँ अगर +1 हुआ है पहले लेटर में, तो यहाँ से यहाँ भी पहले लेटर में +1 होगा, और यहाँ +1 करोगे तो आपको पहले यहाँ पे मिलेगा R। तो 1 2 3, तीसरे ब्लैंक में आपका R आएगा, तीसरे ब्लैंक में R इसमें नहीं है बाकी में है। ठीक है, अब देखो फिर यहाँ पे R R, 2 में R R दे दिया तो शुरू में भी R होगा, तो यहाँ पे पहले R होगा और फिर इसमें R है, इसमें R है तो इधर भी R होगा, तो लास्ट से सेकंड में R होगा और पहले में R होगा। लास्ट से सेकंड में R इसमें नहीं है और पहले में R इसमें नहीं है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, बाकी पूरा सॉल्व कर लेते हैं एक बार। फिर उसके बाद आपको क्या दे रखा है, डी से पहले I दे रखा है, यहाँ O दे रखा है, तो ये तो वोवल है। A, तो यहाँ A है तो यहाँ E होगा, E होगा, A E I O। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा E आ जाएगा, फिर हो गया R, फिर R, फिर यहाँ पे D आ जाएगा, कितना D पे ही तो एंड हो रहा था, D आएगा। तो R E R R D वाला हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर D। ठीक है, पूरा करने की जरूरत नहीं थी, उतने से हमें थोड़ा सा करते ही हमें आंसर दिख गया था। ठीक है, एग्जाम में करेंगे तो पूरा नहीं करेंगे, आपको जितना सॉल्व करते ही आपको आंसर मिल जाए टिक करो आगे बढ़ो। ठीक है, आपको किसी को सॉल्व करके नहीं दिखाना है। देखो M13 पे आता है, O15 पे आता है प्लस का 2, R18 पे आता है तो प्लस का 3, और T20 पे आता है प्लस का 2। फिर यहाँ से अगर +2 +3 +2 तो यहाँ +3 होगा, +3 करेंगे तो W में आपका +3 होगा। ठीक है, T में जब +3 करोगे तो आपको W मिलेगा, तो W से हमारी स्टार्टिंग होगी। ठीक है, ये नंबर देखो दोनों में सेम है, तो ये लास्ट का ये लेटर चेक कर लो एक बार। T आपका कितने पे आता है 20 पे आता है, P 16 पे आता है -4, -4 L 12 पे आता है, H 8 पे आता है -4, तो अगला D आएगा -4 करके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देख लो ये वाला सवाल, इसमें क्या दे रखा है, इन्होंने बोला है FOR GED को BE
ई आर एम एफ लिखा जाता है। ठीक है, देखो एफ का एफ दिख रहा है, आर का आर दिख रहा है, और अगर ऐसा ही है तो एक छोड़ के ये ई का ई दिख रहा है। ठीक है, ये लेटर्स तो सेम लिखे हैं। फिर उसके बाद देखिए ये ओ से एम माइनस का 2 है, माइनस का 2। ठीक है, जी से ई माइनस का 2 है, और डी से बी माइनस का 2 है। तो इन्होंने लॉजिक क्या लगाया है, अल्टरनेट लेटर्स को सेम लिख दिया है, और अल्टरनेट जो एक एक छोड़ के जो अक्षर है उनमें -2 का लॉजिक लगा दिया है। ठीक है, तो इस लॉजिक से हम करते हैं। देखिए पहला वाला लेटर सेम है, तो पहला वाला लेटर हमारा सेम आएगा, तो हमारा लास्ट में एम आएगा। लास्ट में एम इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो एग्जाम में बस इतना ही करना है आपको। ठीक है, ऑप्शन को एलिमिनेट करो, और ऑप्शन पे एक नजर क्वेश्चन पे तो एक नजर ऑप्शन पे भी होनी चाहिए। आपसे क्या बोला गया है, स्टैग्नेशन शब्द में कितने अक्षरों के जोड़े हैं जिनके बीच आगे और पीछे दोनों में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। तो ऐसे आपको फाइंड करने में दिक्कत आ सकती है। बार बार आप देखो, आपको लग तो रहा है हम ऐसे भी कर लेंगे 19 20 30, ठीक है, इस तरीके से एस टी यू वी, लेकिन गड़बड़ होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो इन्हें एक बार नंबर में लिख लो, नंबर में चीजें आसान होंगी देखना आपके लिए। ठीक है, 19 20 1 7 14 1 20 9 15 14। देखो 19 और 20 एक पेयर मिल गया हमें। ठीक है, 19 20 21 22 23 24 25, तो उससे ज्यादा तो है ही नहीं, होगा ही नहीं। 20 है तो 21 22 23 24 25, उससे ज्यादा है ही नहीं, होगा ही नहीं। एक है 2 3 4 5 6 7, नहीं है। 7 के बाद 8 9 10 11 12 13, नहीं है। फिर इसके बाद 14 है तो 15 16 17 18 19, नहीं है। एक है 2 3 4 5, नहीं है। फिर उसके बाद 20 के बाद तो बड़ा इससे है ही नहीं। देखो आप जानते हो ना, अगर ये लेटर सीरीज में होंगे तो उनके बीच में 20 के बाद 21 22 ऐसे होगा, इससे बड़ा है ही नहीं, तो चेक करके टाइम वेस्ट क्यों करो। अब देखो 9 से बड़ा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा, 15 के बाद नहीं होगा, नहीं होगा, सीधे में तो एक ही मिला। अब उल्टे में देख लो, 14 के बाद 15, सही है ना भाई। इसमें क्वेश्चन में यही तो बोला गया है कि ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतना ही गैप है जितना उनमें एक्चुअल में अल्फाबेट में होता है। ठीक है, तो एक और पेयर मिल गया। अब 14 15 16 17 18 19 20 21 22, नहीं है। 15 का 16 17 18 19 20 21 22, नहीं है। 9 10 11 12 13 14 15 16, नहीं है। फिर उसके बाद 20 21 22 23 से बड़े हैं ही नहीं। एक के बाद 2 3 4 5, नहीं है। 7 8 9, नहीं है। फिर यहाँ से यहाँ भी नहीं होगा, फिर 20 से ये भी नहीं होगा। तो 2 ही हमें पेयर मिले हैं, तो केवल 2 होंगे में पेयर। ठीक है, आ जाओ अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल है आपका, क्या दिया गया है, आपका सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, आपको बताना है। देखो सम रीजनिंग इज क्वांट, कुछ रीजनिंग क्वांट है। ठीक है, ऑल क्वांट इज हिस्ट्री, सारे क्वांट क्या है, हिस्ट्री है, सारे क्वांट हिस्ट्री है। नो हिस्ट्री इज केमिस्ट्री। ठीक है, कोई भी हिस्ट्री केमिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री और केमिस्ट्री के बीच में नो का रिलेशन है। ठीक है, नो रीजनिंग इज केमिस्ट्री इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी रीजनिंग केमिस्ट्री नहीं है। भाई जो रीजनिंग का ये वाला पार्ट है, रीजनिंग का ये वाला पार्ट है, तो इसके बारे में तो हम सर्टेन है कि ये वाला रीजनिंग का पार्ट तो कभी केमिस्ट्री नहीं होगा। तो ये आधा स्टेटमेंट तो ठीक हो गया। अब बाकी का आधा, ये वाला जो बचा, इसके बारे में जो ये बाकी का आधा रीजनिंग का बचा, ये बाकी के बारे में हमें नहीं दिया है। ठीक है, नहीं दिया है तो हम सर्टेन रूप से तो नहीं कह सकते कि है कि नहीं है, निश्चित रूप से हम नहीं कह सकते, लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि इन्होंने पॉसिबिलिटी की बात की है। और पॉसिबिलिटी में जब तक हमें बताया ना जाए तो पॉसिबिलिटी हर चीज की हो सकती है।
ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें बताया नहीं है कि ये ऐसा है या नहीं है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है हर चीज की, जब तक हमें मना कर दे या बोल दे ऐसा कुछ ना कहे। अब देखो, नो क्वांट इज अ केमिस्ट्री, कोई भी क्वांट केमिस्ट्री नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जितने भी क्वांट है वो सब हिस्ट्री के अंदर में, हिस्ट्री और केमिस्ट्री के बीच में नो का रिलेशन है, तो कोई भी क्वांट केमिस्ट्री नहीं होगा, बिल्कुल सही है। तो दोनों कंक्लूजन फॉलो करते हैं हमारे। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ए नहीं है, ऑप्शन नंबर सी है, बोथ 1 एंड 2 दोनों कंक्लूजन फॉलो करते हैं। अब आपसे देखिए कितना बड़ा सवाल एक और दे दिया। क्या बोला गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के बाद, जिनके बाद दो कथन दिए गए हैं, एक और दो, आपको तय करना है कि प्रश्न उत्तर देने के लिए दी गई जानकारी प्राप्त है कि नहीं। कथनों को पढ़िए। देखो, ये आपका क्वेश्चन जो है वो डेटा सफिशिएंसी का है, ठीक है। आपको इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन में इससे मतलब नहीं है, जैसे इसने देखो क्या क्वेश्चन पूछा होगा, यू के दाहिने और दूसरे स्थान पे कौन बैठा है। यू के दाहिने और दूसरे स्थान पे कौन बैठा है भाई, हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। यू के दाहिने और दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, हमें उससे मतलब नहीं है। रियलिटी में जो एक्चुअल में मतलब है वो इस चीज से है कि इन दो स्टेटमेंट का यूज करके हम उसका आंसर ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे। आपसे एग्जामिनर बस ये पूछ रहा है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ इस चैप्टर में क्या होता है कि अगर आपको पहली स्टेटमेंट से आंसर आ जाता है तो आप लगा देंगे 1 इज सफिशिएंट, 1 इज सफिशिएंट। अगर आपका दूसरी स्टेटमेंट से आंसर आ जाता है अलग अलग तो आप लगा देंगे 2 इज सफिशिएंट। अगर आपका दोनों से आंसर नहीं आता है तो आप एक बार चेक करेंगे कि दोनों इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके आंसर आ रहा है कि नहीं। अगर दोनों को मिला के आपका आंसर आ जा रहा है तो आप ऑप्शन लगाएंगे कि 1 और 2 दोनों को मिला के आंसर आ सकता है, टुगेदर आर सफिशिएंट, ठीक है, ये वाला ऑप्शन। और अगर आपको दोनों का मिलाने के बाद भी आंसर नहीं आ रहा है तो आपको ये वाला ऑप्शन लगाना है जो सी में दिया है कि 1 एंड 2 बोथ आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, दोनों ही सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। अब बच्चों का क्वेश्चन होगा कि सर हमारा पहले से भी आंसर आ गया, दूसरे से भी आ गया, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया होता, या तो 1 और आइदर 1 और आइदर 2 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। या तो एक या तो दो आंसर करने के लिए सफिशिएंट है। तो पहले हम पहली स्टेटमेंट को चेक करेंगे, ठीक है। पी क्यू के क्या है, हमारे सब क्या है, 6 व्यक्ति हमारे गोलाकार मेज में बैठे हैं, ठीक है। 6 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो, पी क्यू के विपरीत बैठा है जो एस के ठीक बाएं बैठा है, ठीक है। P जो है, मान लो मैं P को इधर बैठा रहा हूं तो P Q के विपरीत बैठा है, Q के अपोजिट बैठा है, जो S के ठीक बाएं बैठा है, S के ठीक बाएं बैठा है। तो देखो, जब आपका जो हु वाला केस आ जाए तो जो का मतलब होता है बाद वाला, ठीक है। तो P Q के अपोजिट बैठा है, Q जो कि S के ठीक बाएं बैठा है, तो S के ठीक बाएं बैठा है। अब आप बताओ, इससे बता पाओगे कि U के दाहिने और दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? नहीं, आप नहीं बता पाओगे, तो ये हमारा सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। अब हम एक बार दूसरा देख लेते हैं, दूसरी इंफॉर्मेशन को यूज करके कि दूसरे से क्या है, 1 2 3 4 5 6। अब आपसे क्या बोला गया है, S सिट्स अपोजिट T, ठीक है। S T के विपरीत बैठा है जो R का पड़ोसी है। S जो है, S T के अपोजिट बैठा है जो R का पड़ोसी है, R का पड़ोसी है। अब R इसका इधर बैठा है ना, S T के विपरीत बैठा है, T के विपरीत बैठा है, तो T के R इधर बैठा है या इधर बैठा है हम नहीं कह सकते, ठीक है। अब दोनों इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके देखते हैं, पहले से भी आंसर नहीं आया, दूसरे से भी आंसर नहीं आया। अब इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है, कि अब हमारा आंसर आएगा कि नहीं आएगा, तो हमें पता लग जाएगा। देखो, S वाला कह रहा है ये S के अपोजिट बैठा है, तो S के अपोजिट ये हमारा T हो जाएगा, ठीक है। T का पड़ोसी R है, तो R ये हमारा बैठ जाएगा इधर। अब हमारे पास एक ही प्लेस बैठ गया, एक प्लेस बच गया, एक प्लेस कौन सा बच गया, एक प्लेस जो भी बच गया उसमें हमें U बैठा देता है,
ठीक है, सारे के सारे 6 के 6 मित्र बैठ गए। अब आपसे पूछा जाए कि यू के दाहिने और दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो आप बता दो। कुछ भी पूछा जाए, आपका पूरा टेबल बन गया, आप बता दोगे, ठीक है। लेकिन अब आप कुछ बच्चे इसमें यू के दाहिने और इस दूसरे स्थान पे कौन बैठा है इसका आंसर निकालने लग जाएंगे। अरे सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन थोड़ी है ये, डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि डाटा सफिशिएंट है कि नहीं। आपको ये नहीं बताने बैठना कि आर के दाहिने दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, इससे मतलब नहीं है हमें। हमें ये बताना है कि इसका आंसर कर सकते हो कि नहीं। तो हम कर सकते हैं, दोनों स्टेटमेंट को मिला के आंसर आया है, पहली से भी नहीं आया, दूसरी से भी नहीं आया, दोनों को मिला के आया। तो आपका ऑप्शन आप कौन सा टिक करोगे? इफ द डाटा इन स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। 1 और 2 दोनों मिला एक साथ मिला के आंसर करने के लिए काफी है, ठीक है। अब आपसे देखो क्या पूछा है इसमें। जब नीचे दी गई आकृति को घन में मोड़ा जाता है तो कौन से दो अंक आपस में विपरीत होंगे? इनमें अल्टरनेट वाले अपोजिट होते हैं, जैसे कि एक के अपोजिट आपका 4 होगा और 8 के अपोजिट 9 होगा, 3 के अपोजिट 5 होगा, ठीक है। अल्टरनेट वाले अपोजिट होंगे दोनों और बचे हुए फिर आपस में अपोजिट होंगे। तो अब आपसे बोला गया है क्या कि दोनों में से कौन से आपस में अपोजिट होंगे? 4 और 8 नहीं होंगे, 3 और 1 नहीं होंगे, 3 और 8 भी नहीं होंगे, 8 और 9, 8 और 9 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ये दोनों आपस में अपोजिट है, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका एनालॉजी का सवाल है। अच्छा, इसमें आपको देख के एक चीज पता लग रही होगी, ये 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, ठीक है। स्क्वायर और क्यूब आपके अच्छे होंगे तो एनालॉजी के सवालों में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब ये देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। और 7 का स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर हमारा कितना होता है? 49, 49, ठीक है। अब 49 में इसमें देखो 5 माइनस किया गया है तो 20 आया है, इसमें 6 माइनस किया गया है 20 नहीं आया है, यहाँ पे 21 दे रखा है। 4 माइनस किया गया है तो 21 आया है, यहाँ पर 6 माइनस किया गया है 30 आया है, यहाँ पर कितना माइनस किया गया है? 3 लाना है, तो 1 माइनस किया गया है तो हमारे पास 3 आया है, और यहाँ पर 6 माइनस किया गया है तो हमारे पास 43 आया है। अब आपको ये देखना है कि यहाँ 4 क्यों माइनस किया गया है, यहाँ 4 क्यों माइनस किया गया है, यहाँ 6 क्यों घटाया गया, यहाँ 1 क्यों घटाया गया, 6 क्यों घटाया गया। देखो ये जो नंबर है आप देखो तो ये 7 माइनस 1 है, ये नंबर देखो तो ये 2 माइनस 1 है, और ये नंबर देखो तो आपका 5 माइनस 1 है। लेकिन ये नंबर है तो ये तो एक्चुअल नंबर ही घटा दिया, ठीक है। तो इसमें जो हमारे एनालॉजी के सवाल में लॉजिक लगा है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो और तो हमें पता लग गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। इसका मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ ताकि आप नोट डाउन कर सको। देखो n दे रखा है अगर हमारे पास नंबर, तो n स्क्वायर माइनस n माइनस 1, ये लॉजिक यहाँ पर फॉलो हुआ है, ठीक है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल आपका ट्रायंगल का है, ट्रायंगल्स काउंट करने हैं। ये आपने एनालॉजी वगैरह सॉरी आपने जब क्लासेस अपनी रीजनिंग की पढ़ी होंगी तो ये बेसिक फिगर का ही क्वेश्चन है, आपने इसे डायरेक्ट पढ़ा होगा, ठीक है। मैं इसे करने का जो एक यूनिवर्सल मेथड है जिससे इस तरीके के कोई भी सवाल आप सॉल्व कर सकते हो वो मैं बताऊंगा, और एक आपको इसको करने की ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। दोनों तरीके से देखते हैं। पहले से हम ट्रिक से देखते हैं। देखो ट्रिक ये कहती है कि इसके पहले बेस काउंट करो, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो इसका स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 दूनी 32, और इसमें से 5 घटा दो 27, ठीक है। 27 इज द राइट आंसर। तो ट्रिक आपकी क्या कहती है कि 2b स्क्वायर माइनस 5, ऐसे सवालों में ये लगा दोगे आपका तो आपका आंसर आ जाएगा। b यहाँ पे बेस है, नंबर ऑफ बेस, ठीक है। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है, ये केवल 2 3 और 4 बेस वालों तक ही फॉलो करता है, उससे ज्यादा बेस आ जाएंगे तो आपका ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं,
अब आपका सवाल होगा उसमें क्या कर सकते हैं, देखो ऐसा सवाल आएगा तो आपको इसी तरीके से करना है, जल्दी कर पाओगे, ठीक है। अदरवाइज मैं इसका आपको यूनिवर्सल मेथड बता देता हूँ, जिस तरीके से आप 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 8 आ जाए, कैसे भी कितने भी बेस आ जाए आप उसे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। देखो क्या करना है, 1 2 3 4, इसमें देखो कितने बेस हैं, 1 2 3 4, जितने बेस हैं उतने लिखो, फिर यहाँ पे 1 लिखो, फिर इसमें जोड़ो 2 को, ये 2 को जोड़ोगे आपको मिलेगा 3, 3 में 3 को जोड़ोगे आपको मिलेगा 6, 6 में 4 को जोड़ोगे आपको मिलेगा 10, ठीक है। अब इस तरफ जितने ये नंबर आए इनको टोटल कर दो, 10 6 10 6 16 16 और 3 19 और 1 20, 20 हो गए, तो टोटल यहाँ पे 20 हो गया। अब देखो क्या करना है आपको, पहला ये वाला आप छोड़ो, ये वाला लेना है आपको, फिर एक छोड़ना है, फिर एक लेना है, ठीक है। तो अल्टरनेट, पहले एक छोड़ना है, फिर अगला लेना है, फिर एक छोड़ना है, फिर अगला लेना है, इस तरीके से आपको एक छोड़ छोड़ के लेना है। फिर ये जितने आ जाए 6 और 1 7, 7 इसका टोटल करके इसमें ऐड कर दो 27, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप आंसर कर सकते हो। वो पहला वाला मेथड और ज्यादा फास्ट है, अगर 2 3 4 बेस का सवाल आता है तो वो वाला याद रखिए, और अगर उससे ज्यादा का आएगा तो इस मेथड से बनेगा, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, कोई सा भी मेथड याद कर सकते हो, ठीक है, दोनों में से किसी भी तरीके से। पर ये वाला क्या है, ऐसे कितने भी बेस दे दे आपका आंसर आ ही जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। सिलॉगिज्म का क्वेश्चन है, सिलॉगिज्म का क्वेश्चन है। आप बताइए, सभी वीवो रेडमी है, सभी वीवो रेडमी है, ठीक है। कुछ रेडमी नोकिया है, कुछ रेडमी नोकिया है, सभी नोकिया ओप्पो है, सभी नोकिया ओप्पो है, ठीक है। कुछ नोकिया रेडमी है, ये जो कुछ नोकिया का ये वाला भाग है ये रेडमी है, बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। कुछ रेडमी वीवो है, कुछ रेडमी जो है वीवो है, रेडमी का ये वाला भाग वीवो है, बिल्कुल सही है। कुछ ओप्पो नोकिया है, कुछ ओप्पो जो है वो नोकिया है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑल कंक्लूजन फॉलो। अगले सवाल पे चलते हैं, ये आ गया आपका सवाल, ये तो मैथमेटिकल ऑपरेशन का, इसमें कुछ नहीं करना, बस इसमें सिंबल्स को बदल के पुट कर देना है, बस आपका आंसर आ जाना है, ठीक है। 2 4 5 5 18 3 20 इक्वल टू बताना है आपको। प्लस का मतलब माइनस है, प्लस का मतलब माइनस है, प्लस का मतलब माइनस है, माइनस का मतलब गुणा है, माइनस का मतलब गुणा है, गुणा का मतलब डिवाइड है, गुणा का मतलब डिवाइड है, और डिवाइड का अर्थ प्लस है, डिवाइड का अर्थ प्लस है, ठीक है। ये हो गया, 5 से डिवाइड करोगे तो 48 49 आएगा, 49 आ गया। फिर 18 × 54, 54 माइनस करोगे और प्लस का 20 जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, दे रखा है, कुछ गड़बड़ कर दी हमने, पान हाँ, सिंबल की कुछ मिस्टेक लग रही है, एक बार सवाल में देखो क्या है, देखो देखते हैं, 2 4 5 5 18 3 20 इक्वल टू, ठीक है। अब प्लस का मतलब माइनस है, ठीक है, प्लस का मतलब माइनस है, यहाँ माइनस आएगा, सर 9 और 2, एक बार करके देख लेते हैं। प्लस का यहाँ पे प्लस का मतलब माइनस है, तो ये प्लस नहीं है, ये प्लस है, प्लस का मतलब माइनस है, ठीक है। ये डिवाइड का सिंबल है शायद, यहाँ पे ये डिवाइड आएगा, प्लस का मतलब माइनस हो जाएगा, माइनस का मतलब इनटू है,
माइनस का मतलब इंटू हो गया, ठीक है, और इंटू का मतलब डिवाइड है, इंटू का मतलब डिवाइड हो गया, और डिवाइड का मतलब प्लस है, ठीक है, डिवाइड का मतलब प्लस है, ये होगा। चलो अब इसे सॉल्व करके देखते हैं। ये हो जाएगा 49, 49 हो जाएगा, 5 24 5 45, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 54, और इसमें से -20 करना है। तो जब आप इसमें से -20 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 34, और 34 अब आप इसमें जोड़ोगे तो 9 4 13, एक हासिल यहाँ पे आएगा, 4 4 8, 83, 83 इज द राइट आंसर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। यहाँ पे ये प्लस नहीं है, यहाँ पे डिवाइड था, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। मोड का सवाल है, मोड के सवाल बहुत आ रहे हैं आजकल पेपर में, सुनने में आ रहा है ना, ये नए पैटर्न में एडिक्विटी वाले में अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। देखिए मोड का मतलब कुछ नहीं है, मोड का मतलब है रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर आपको निकालना है, जिसमें ये सिंबल दे रखे, सिंबल्स को पुट करके। तो पहले आपका डी का मतलब माइनस है, तो यहाँ आप माइनस करोगे तो आपको 8, और इसके में से जाएगा तो 2 8 मिलेगा। फिर इसका मतलब मल्टीप्लाई है, फिर इसका मतलब डिवाइड है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जब मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना ही, तो इससे बढ़िया पहले आप डायरेक्ट डिवाइड कर दो, फिर उस पर ऑपरेशन लगा लेना, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 1 बच जाएगा, और फिर 3 निम 27, 3 निम 27, इसका भी 1 बच जाएगा, 1 इंटू 1 1 आएगा रिमाइंडर, ठीक है। ऐसे कर सकते थे आप, ऐसा आपको क्या है, गुणा करने का आपका टाइम बच गया, मैं ये बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको बता देता हूँ नॉर्मल तरीके से ये कैसे किया मैंने। देखिए यहाँ था आपका इतना, और ये कितना निकल के आया था हमारे पास 8, और यहाँ पे 28, ठीक है, और इसे डिवाइड करना था 3 से। तो 8 चौक 32, 32 का 2, 3 हासिल यहाँ पे आएगा, 4 दूनी 8, 8 3 11, 112, ठीक है। अब 3 3 3 9, और फिर उसके बाद 3 निम 27, फिर 1 बच गया, 1 बच गया, तो 1 हमारा ये रिमाइंडर है, ठीक है। बस मैं उसमें आपको बोल रहा था कि डायरेक्ट आपको अगर मल्टीप्लाई कर रही है तो पहले आप रिमाइंडर पे ही वो ऑपरेशन लगा लो, पहले आप डिवाइड कर दो, फिर जो रिमाइंडर आए उस पर वो मल्टीप्लाई वगैरह जो करना कर दो। अब देखो ये आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। अब देखिए वी डब्ल्यू के बेटे की पत्नी है, वी जो है डब्ल्यू के बेटे की पत्नी है, वो आपको बताना है। वी और डब्ल्यू यहां से यहां देखो क्या दिया है, वी और टी के बीच में क्या है, वी टी की बहन है, ठीक है, वी टी की बहन है, टी डब्ल्यू की वाइफ है, टी डब्ल्यू की वाइफ है, तो ये तो हमारे पास ऐसे ही नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लो, टी यू और डब्ल्यू का दे रखा है और आपको वी के बताना है, तो डब्ल्यू एस का क्या है, डब्ल्यू एस की माता है, डब्ल्यू जो है एस की माता है, ठीक है। एस वी का कहां पर है, एस वी की पत्नी है, एस वी की पत्नी है, ठीक है। और आपको क्या बताना था, वी जो है वी डब्ल्यू के बेटे की पत्नी है, तो ये हमने वी को क्या बना दिया, मेल बना दिया, तो ये भी हमारा गलत हो गया, ठीक है, ये भी नहीं होगा आपका आंसर। अब देख लो पहला और दूसरा हमारा कट चुका है, तो दूसरा कट चुका है तो ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा आंसर, और पहला कट चुका है तो ये नहीं होगा हमारा ऑप्शन। और इस सवाल को कर देते हैं थोड़ा छोटा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस क्लियर नजर नहीं आ रहे। अब 3 और 4 है, ठीक है। देखो अब यहाँ थोड़ा सा हमें स्मार्ट वर्क करना है, क्या करेंगे हम, 2 ऑप्शन हमारे कट गए हैं, ये कट गया, दूसरा हमने चेक कर लिया नहीं है आंसर, पहला चेक कर लिया ये नहीं है। अब देखो अगर मैं तीसरे को चेक करूंगा तो मुझे 2 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको पेपर में स्मार्ट वर्क क्या करना, आप चौथे को चेक करो, चौथा अगर गलत हो गया तो ये वाला आंसर नहीं होगा, अगर चौथा अगर सही हो गया तो यही वाला आंसर होगा, ठीक है। तो तीसरे को चेक करके कोई फायदा नहीं है। अब देख लो क्या बोला गया है, डब्ल्यू डब्ल्यू और वी के बीच में तो डायरेक्ट ही संबंध दे दिया ना हस्बैंड का, डब्ल्यू को हमें क्या बनाना था,
वी को बनाना था हमें डब्लू के बेटे की पत्नी, तो ये वाला चौथा भी नहीं हमारा आंसर हो सकता, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे तीसरे ऑप्शन को ही सही होना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, केवल यही वाला स्टेटमेंट सही होगा बस। ठीक है, तो ये हो जाएगा, 3 ऑप्शन कट गए तो हमारा बचा हुआ ऑप्शन आंसर है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये आपका कैसा क्वेश्चन दिया है, कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां, अच्छा स्टेटमेंट एंड इन्फ्रेंसेस का क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने बढ़ती मजदूरी लागत के कारण अपने विनिर्माण इकाइयों को एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरित कर दिया है। ठीक है, अब देखो क्या इन्फ्रेंस इससे निकाला जा सकता है। श्रम लागत विनिर्माण स्थान निर्धारण में एक प्रमुख भूमिका निभाती है, बिल्कुल सही है। देखो स्टेटमेंट में ये बात तो डायरेक्ट कही गई है ना, कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने बढ़ती मजदूरी लागत के कारण विनिर्माण में इकाइयों को देखकर एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरण कर दिया, मतलब मजदूरी बढ़ रही है। कहीं ना कहीं जो मजदूरी है किसी देश में, आप उद्योग लगा रहे हैं, मजदूरी बढ़ रही है, इसीलिए तो उन्होंने विनिर्माण को, जो अपनी कंपनी थी, एक देश से हटाकर दूसरे देश में शिफ्ट कर ली। तो ये चीज तो क्लियरली कह रही है कि श्रम लागत विनिर्माण को अफेक्ट करता है, ये तो स्टेटमेंट में डायरेक्ट कहा गया। अब देखो कंपनियां सख्त श्रम कानून वाले देशों में निवेश करना से बचती हैं। जो कंपनियां सख्त कानून वाले देशों में निवेश करने से बचती हैं या नहीं बचती हैं, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा स्टेटमेंट में भी कुछ नहीं कहा गया है। और दूसरी चीज, कई बार जगह पे जहां जहां स्ट्रिक्ट लॉज भी होते हैं वहां भी तो कंपनियां लगी होती है ना, ऐसा थोड़ी है कि वो देश बिना कंपनियों के चल रहा है, ऐसा नहीं है। और इसके बारे में हम कह भी नहीं सकते कुछ। ठीक है, तो इन्फ्रेंस केवल यही निकाला जा सकता है हमारे स्टेटमेंट से। अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखो सिचुएशन, ये डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन, या आप इसे कह सकते हैं सिचुएशन आपको दिया जाएगा और आपका टेस्ट किया जाएगा आप कैसे फैसले लेते हैं डिसीजन मेकिंग का। डिसीजन मेकिंग का मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी चैनल पे डाल रखा है, अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो वो जाके वहां पे चेकआउट कर सकता है। उसमें मैंने बेसिक से सारे पॉइंट्स बताए, क्या क्या पॉइंटों को आपको ध्यान रखना पड़ता है कोई भी डिसीजन लेते टाइम। ठीक है, एज अ ऑफिसर। चलो, आप एक कंपनी के लिए एक उच्च प्राथमिकता वाले प्रोजेक्ट पर काम करने वाली एक छोटी टीम के नेता हैं। डेडलाइन से 2 दिन पहले एक टीम सदस्य आपको व्यक्तिगत रूप से बताता है कि उन्होंने अपनी गणना में एक गंभीर गलती की है जिससे ठीक करने में अतिरिक्त काम लगेगा। यदि गलती ठीक नहीं की गई तो परियोजना असफल हो जाएगी, लेकिन इसे ठीक करने में समय लग सकता है और डेडलाइन चूक सकती है। वह बाकी टीम को ना बताने से अनुरोध कर रहा है क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत खोने का डर है। ठीक है, मान लो आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको एक प्रोजेक्ट मिला है कंप्लीट करने को, और डेडलाइन से 2 दिन पहले वो आपको बता रहा है कि मेरे से ये प्रोजेक्ट ये पूरा करने में ये बड़ी दिक्कत हो गई है, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट शायद डेडलाइन से पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन आप किसी को बताना मत, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। गलती कर दी और बेइज्जती से भी डर रहे हैं, है ना। तो ये चीज है। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, इस बात को गुप्त रखेंगे और दूसरों को शामिल किए बिना खुद ही से ठीक करने की कोशिश करेंगे। पूरी टीम को तुरंत सूचित करेंगे और उसे सदस्य को गलत दोषी ठहराएंगे। सदस्य से बात करेंगे और यह मुद्दा टीम के सामने कैसे पेश किया जाए ताकि सभी लोग मिलकर जल्दी से इसे ठीक कर सकेंगे, ये कर सकते हैं। और देखिए, गलती को नजरअंदाज कर देंगे ताकि समय सीमा पूरी हो जाए और इससे आशा में रहेंगे कि काम का पता ही ना लगे। मतलब ये ऑप्शन तो 100% कभी भी ट्रू नहीं हो सकता। देखो, अगर कोई प्रॉब्लम पैदा हुई है और उस प्रॉब्लम को आप नजरअंदाज कर रहे हो बार बार, तो वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बढ़ेगी, ना कि घटेगी। ठीक है, तो प्रॉब्लम बढ़ेगी आपकी, तो नजरअंदाज करना तो उससे कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। ठीक है, और आप इस आशा में बैठे कि पता ना चले, पता चल गया तो आपका तो फिर बंटा धार है। ठीक है, तो गलत ये निर्णय है। इसके बाद देखो, इसे सीक्रेट रखेंगे और अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या गारंटी है कि आप अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आपसे सॉल्व हो जाएगा? क्या पता जिस टीम मेंबर का आपका काम हो, और जो टीम मेंबर को आपने काम दिया हो, वो काम आप कर ही ना पाए। क्योंकि तो एक टीम में होते हैं, जैसे कि हम क्लास फेयर लेते हैं या कहीं भी हम देखते हैं, तो काम टीम में होता है। ठीक है, टीम में होता है तो भाई किसी का काम एडिटिंग का है तो एडिटिंग ही एडिटिंग करता है, किसी का काम भाई फिल्म बनाने में एक्टिंग का है तो एक्टिंग ही एक्टिंग करता है, कोई डायरेक्शन का तो डायरेक्शन करता है, कोई कॉस्ट्यूम बनाने का काम करता है तो वो कॉस्ट्यूम बनाने का काम करता है। तो कोई भी आप काम करते हैं जब टीम में, तो हर इंसान को एक जिम्मेदारी होती है। जिस
जिम्मेदारी में वो निपुण होता है, उसे वो दी जाती है, ठीक है। तो एक ही इंसान हर काम में निपुण नहीं हो सकता, तो जरूरी नहीं है कि वो काम हैंडल कर पाएगा और सही से हो पाएगा, तो इसे सीक्रेट रख के अपने आप ही करने की कोशिश ना करें, ठीक है। अगला आपको क्या देखना है, इन्फॉर्म द होल टीम इमीडिएटली एंड ब्लेम द मेंबर फॉर द मिस्टेक, ठीक है। भाई एक तो गलती हो गई है, ऊपर से आप पूरी टीम को बता रहे हैं, उस बंदे ने आपसे पहले ही मना किया है कि सर मेरे बारे में मत बताइएगा, मेरी बेइज्जती से डर रही है वो, और आप उसे नहीं आपको तो आप ऐसी हरकतें करने लग गए कि आपको किसी ने कोई सीक्रेट बता दिया तो आप उस सीक्रेट को ढोल नगाड़ा बजा के सबको बताएंगे, और उसकी उस कमजोरी का, आपने रियलिटी में देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं कि आप किसी इंसान को अपनी कोई कमजोरी बता दोगे या अपनी कोई परेशानी बता दोगे तो वो उस टाइम आपकी सिंपैथी देगा, उस टाइम आपको कहेगा कोई बात नहीं भाई ऐसा होता है ये वो, लेकिन आप देखोगे कल को जब आपसे थोड़ी उस दोस्त से आपकी अनबन हो जाएगी तो वही दोस्त आपकी उस कमजोरी का फायदा उठा के आपको परेशान करेगा। तो ऐसे हर किसी को अपनी कमजोरी के बारे में शेयर भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इस चीज को ब्लेम करते रहोगे आप कि भाई तूने गलती कर दी, तूने गलती कर दी, भाई दूध गिरना था गिर गया, अब रो के क्या फायदा, है ना। यही तो होता है इडियम इंग्लिश में, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, है ना, गिरे हुए दूध पे क्या रोना, जो काम होना था वो तो हो गया, तो चिड़िया चुग गई कोई खेत, तो ये करके क्या फायदा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। समस्या से सॉरी सदस्य से जो मेंबर है जिसने गलती की उससे बात करें और यह मुद्दा टीम के सामने रखें ताकि कैसे बचे हुए टाइम में मिलकर जल्दी से जल्दी इस काम को ठीक किया जा सके। ये एक सही निर्णय होगा, ठीक है, कि आप टीम को बताओ और सदस्य से बोलो कि भाई ऐसे नहीं सबको बताते हैं, क्या पता कोई हल निकल आए, इसे हम समय से पहले पूरा कर पाए, तो ये इसका सही डिसीजन होगा, ठीक है। अब देखो ये आपका सेट एनालॉजी का क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है क्या है। देखो यहाँ पे ये बड़ा नंबर दिख रहा है 6 की क्यूब, ये बड़ा नंबर दिख रहा है 5 की क्यूब, ठीक है, +1, लेकिन यहाँ कोई +1 जैसा नहीं है तो ये नहीं होगा। हम इन छोटे दो नंबर से किसी तरीके से ये बड़ा नंबर लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और उसमें भी ये बड़े बहुत बड़े बड़े नंबर है, तो मैं इनमें कैलकुलेशन करने के बजाय इन पे करूंगा ताकि मेरी थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहे। छोटे नंबर्स पे कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान होगा, दिमाग पे लोड थोड़ा कम पड़ेगा, ठीक है, और आंसर आने के भी ज्यादा चांस रहेंगे। देखो ये कैसे आ सकता है 19 तो इससे अगर मैं ये 12 से गुणा करूं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसे 2 से डिवाइड करूं, 6 से इंटू करूं तो कितना आएगा, 6 निम 54, 54 का 4, 5 हासिल यहाँ पर आएगा, 6 5 11, 6 निम 54, 54 का 4, 5 हासिल यहाँ पे आएगा, 6 कम 6 6 5 11, 114, 114 में कितना 12 प्लस किया गया है, ये 12 तो यही वाला लग रहा है। आइए अगले सवाल पे देखते हैं इसमें क्या है। अगर मैं इसको आधे से इंटू करके देखूं, 4 से इंटू करूं, भाई 8 का आधा है ना, क्योंकि बड़ा 8 से इंटू कर दूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए उसके आधे से इंटू कर रहा हूँ। यहाँ पे किया तो 4 से इंटू करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 208, फिर उसके बाद उसमें 8 प्लस कर दूंगा तो यहाँ पे 216 आ जाएगा, तो बिल्कुल सही। देखो इसमें लॉजिक क्या लगा है मैं आपको बता देता हूँ, इस वाले सेट में इसमें सवाल में लॉजिक क्या लगा है। देखो अगर आपको सेट ए बी सी दे रखा है तो ए इंटू बी अपॉन में 2, फिर प्लस में बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। पहली दो संख्या को गुणा करके 2 से भाग कर दिया है, प्लस दूसरी संख्या जोड़ दी गई है, ये यहाँ पे पैटर्न लगा है। ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया पैटर्न है, ठीक है, ऐसे पैटर्न काफी ट्रेंडिंग में रहते हैं, ठीक है। तो चलो देखो कौन से आंसर आ सकता है। 15 को 12 से इंटू करोगे तो 180, फिर उसमें 24 प्लस करोगे तो नहीं आएगा, ये नहीं हो सकता। अब देखो 23 को 12 से करके देख लो, 12 से करोगे तो 12 दिए 36, 36 का 6, 3 हासिल यहाँ पे आएगा, और 12 दूनी 24, 24 और 3 27, ठीक है। और फिर उसके बाद कितना जोड़ना है इसमें, 24 जोड़ना है, सही किया है ना। 12 दिए 36, 36 का 6, 3 हासिल यहाँ पे आएगा, 12 दूनी 24, 3 27, फिर 24 जोड़ देंगे, 6 4 10, लास्ट डिजिट मैच नहीं हो रही तो ये नहीं होगा। 35 को 7 से करके देख लो,
7 5 35, 35 का 5, 3 हासिल यहाँ पर आएगा, 7 3 21, 21 और 3 24, ठीक है। और इसमें फिर 14 जोड़ दो, 259 आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। ये वाला सवाल देखो, ये काफी अच्छा सवाल लग रहा है। देखो 3 से 4 कैसे आएगा, प्लस का 1, 4 से 12 कैसे आएगा, प्लस का 8, 12 से 45 कैसे आएगा, प्लस का 3, प्लस का 3, ठीक है, 3 हो जाएगा और फिर प्लस का 3 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। फिर यहां से हम 1 5 और 1 ये आएगा, ठीक है। सोलह, यहाँ तो सही लिखा है मैंने, देखो क्या हो सकता है। प्लस का 1 को मैं ये भी लिख सकता हूं 1, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो और दिख रही है यहाँ पे, इंटू 1 प्लस 1, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 और प्लस का 4, और यहाँ पे देखो 12 को 3 से गुणा करेंगे तो 36 प्लस 36 और प्लस 9, ठीक है। और ये देखो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ये चीज क्या है, 3 4 12 45 196, और यहाँ पे जो पूछा गया है, ठीक है। यहाँ देखो कितना अच्छा लॉजिक लगा है यहाँ पे, देखो यहाँ से यहाँ इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। यहाँ से यहाँ अगर हम करेंगे, ये वैसे 1 नहीं है, 1 का स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ इंटू 2, 4 दूनी 8 और फिर प्लस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। यहाँ से यहाँ इंटू 3 और फिर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से यहाँ देखो 4 बार कर देंगे तो 180 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो जिस नंबर से गुणा किया गया, पहले तो कॉन्सेक्यूटिव नंबर से गुणा किया गया है, फिर उन्हीं के स्क्वायर्स को इसमें प्लस कर दिया गया है, ठीक है। तो अगले में हमारा क्या होगा, 196 में आप 5 से इंटू करोगे, 196 में 5 से इंटू करो पहले तो 6 पंचे 30, 30 का 0, 3 हासिल यहाँ पर आएगा, और 9 पंचे 45, 45 3 48, 48 का 8, 4 हासिल यहाँ पर आएगा, और 5 कम 5, 5 4 9, 9 हो गया, ठीक है। अब इसी में इसका स्क्वायर प्लस कर दोगे, 5 से इंटू किया, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो ये आ जाएगा 1005, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। देखो कितना बेहतरीन लॉजिक लगा था, पेपर में ऐसे सवाल करके जाओगे तो आपको मजा ही आ जाएगा। वहां पे तो पहले से अगर आपने देखे होंगे ना लॉजिक, तो आपको चीजें आसान लगेगी, ठीक है। कितना अच्छा लॉजिक था, स्क्वायर करके मतलब इंटू किया, फिर ऊपर से स्क्वायर का भी मिक्स कर दिया, काफी सही। अब देखो आप एक महत्वपूर्ण स्कूल प्रोजेक्ट, ये भी डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है, डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन, और आप देख रहे हो आजकल स्टेटमेंट वाले एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, ठीक है। तो उन्हें मिस मत कीजिएगा, वो लेक्चर जरूर देखिएगा, ठीक है, डिसीजन मेकिंग वाला। देखिए ये सवाल कैसे होगा, आप एक महत्वपूर्ण स्कूल प्रोजेक्ट पर टीम में काम कर रहे हैं, आपकी टीम का एक सदस्य अपना हिस्सा समय पर पूरा करना भूल गया और अब समूह समय से पीछे है, वह परेशान और तनाव में दिख रहा है, आप क्या करेंगे। अगर आपका जो साथी है वो सारा स्कूल प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, आप 3-4 दोस्त, ठीक है, उसमें आपकी टीम का एक सदस्य है जो अपने समय से काम पूरा करना भूल गया है। काफी बच्चों का ऐसा होता है, या स्कूल टाइम में कई बार ऐसा होता है कि हम लोग टीम में काम करते हैं तो एक आधा बंदा ऐसा होता ही है जिसका काम पूरा हो ही नहीं पाता टाइम पे, है ना। तो और वो बहुत तनाव में भी है, अब परेशान हो रहा है, भाई जब टाइम था जब तक तो तुमने काम किया नहीं, अब परेशान हो रहे हो। तो आप उस टीम के लीडर है मान लो, ठीक है, आप उस टीम में ही है, लीडर है या जो भी है उस टीम के मेंबर, तो आप क्या करेंगे ऐसे। क्रिटिसाइज देम इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, गलत बात,
किसी को देखो क्रिटिसाइज नहीं करना है। मैंने आपको डिसीजन मेकिंग में भी ये चीज़ बोली है और मैं आपको बोलता हूँ कि एक अच्छा इंसान जो है हमेशा किसी को क्रिटिसाइज, ब्लेम करना, ये सब नहीं करता। कि भाई आपने भी देखा होगा अभी भी ऑनलाइन ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि कोई किसी को ब्लेम कर रहा है, तुमने ऐसा कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया। तो ये ब्लेम गेम और किसी को क्रिटिसाइज करना ये चीज़ ठीक नहीं है। ठीक है, क्रिटिसाइज नहीं करेंगे सबके अंदर कि तूने ऐसा कर दिया, इस वजह से ही नहीं हुआ ये वो। भाई उसकी मदद करनी चाहिए आपको और समझना चाहिए कि एक्चुअल में बात क्या है। ठीक है, क्या पता उसकी तबीयत खराब हो गई हो, क्या पता उसके घर में कोई दिक्कत आ गई जिसकी वजह से पूरा ना कर पाया हो, तो ये चीज़ भी ठीक नहीं है। ऑफर टू हेल्प देम फिनिश देयर पार्ट सो द ग्रुप कैन मीट द डेडलाइन। ठीक है, ये कर सकते हो, बिल्कुल सही है। इग्नोर द सिचुएशन, जस्ट फोकस ऑन योर काम। इग्नोर करो सिचुएशन को और अपने काम पे फोकस कर दो, ये तो बिल्कुल गलत है। मैंने कहा है डिसीजन मेकिंग के सवाल में अगर कोई प्रॉब्लम पैदा हुई है, कोई प्रॉब्लम आ रही है और आप उसे इग्नोर करोगे तो आगे चल के प्रॉब्लम बढ़ती है। अगर आपको कोई छोटी सी बीमारी हो गई है ना, आप सोच रहे हैं कि ये छोटी सी तो बीमारी है, मान लो आपके कहीं फांस घुस गई या क्या कहते हैं कुछ ऐसा लोहे से लग गई और आप सोच रहे हैं छोटी चीज है, तो आगे चल के बड़ी बीमारी बन जाती है। तो प्रॉब्लम को इग्नोर करना किसी भी हद तक ठीक नहीं है। ठीक है, कंप्लेन टू द टीचर इमीडिएटली विदाउट ट्राइंग टू सॉल्व द इशू को सॉल्व नहीं कर रहे, सीधे अपने दोस्त को छोड़ो, दोस्त के हटाओ। आप चुगली करने पहुंच गए मैडम के पास शिकायत लगाने कि यार ये तो काम अपना पूरा ही नहीं करके दिया, तो ये चीज़ भी गलत है। तो बिना सॉल्व करने की कोशिश करने के सीधे टीचर पे चुगली करने पहुंच जाओ, गलत बात। आपको क्या करना है, उनकी मदद करने की कोशिश करनी है और उनकी मदद करने की पेशकश करनी है ताकि समूह का काम समय सीमा पे पूरा हो सके। ठीक है, अब देखो स्टेटमेंट एंड अजम्पशन का क्वेश्चन है, ये भी लास्ट क्वेश्चन देख रहे हो आप। जब से नया वेंडर आया है तो आप देख रहे हो कि नए पैटर्न में एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत बढ़ गए हैं। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग और जो आपके स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट के क्वेश्चन है और इस तरीके के कॉज एंड इफेक्ट हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस की वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई। पहले मेन से पूछे जाते थे पर अब प्री में भी बहुत अच्छी इनकी देखी जा रही है। और ये जो टेस्ट रैंकिंग का टेस्ट था बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड था, ऐसे ही सवाल पेपर में आ रहे हैं और आपको देखने को भी मिलेंगे। ठीक है, आपको टेस्ट आपने लगाया होगा तो आपको बहुत फायदा मिला होगा। और इसका सॉल्यूशन जिसमें देखो टेस्ट वगैरह में तो सीधे आंसर दिए होते हैं, लेकिन जब क्लास में इसे एक्सप्लेन करते हैं तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी आपको बताते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से आपको बहुत फायदा मिलता है। देख लो, सरकार ने सभी सूखा प्रभावित किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है और राज्य सरकार को भुगतान के लिए एक तंत्र स्थापित करने के लिए कहा है। ठीक है, सरकार देश से सूखा प्रभावित सभी किसानों की पहचान करने में सक्षम हो सकती है। सरकार ने सभी सूखा प्रभावित किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है, घोषणा तो की है राहत पैकेज की, और राज्य सरकार को भुगतान के लिए एक तंत्र स्थापित करने की सलाह दी है। ठीक है, अगर सरकार खुद ही लोगों को आइडेंटिफाई कर पाती, अगर देखो कहीं पे मान लो सूखा पड़ गया है और सूखा पड़ने के बाद सरकार ने राहत पैकेज की घोषणा कर दी है। ठीक है, लेकिन राज्य सरकार को भुगतान करने के लिए एक सिस्टम की व्यवस्था करने के लिए भी बोला है, एक मैकेनिज्म की पुट करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा गवर्नमेंट ने, अगर मान लो मैं खुद ही वो काम कर पाऊंगा तो मैं दूसरे से क्यों बोलूंगा। अगर केंद्र सरकार ये काम खुद कर पाती तो राज्य सरकार को क्यों बोलती। ठीक है, तो इसलिए ये पहला तो हमें नहीं दे रखा इसमें। ठीक है, तो पहला इन्फ्लुएंस गलत हो जाएगा। राज्य प्रभावित किसानों को राहत पैकेज के भुगतान के लिए एक तंत्र स्थापित करने में सक्षम हो सकती है, बिल्कुल सही है भाई। मैं अगर किसी को कोई जिम्मेदारी दे रहा हूं और मुझे उस पर भरोसा है कि हाँ वो ये काम कर सकता है ठीक तरीके से, तभी तो मैं उसे वो काम सौंपूंगा। तो सेम केंद्र सरकार ने अगर राज्य सरकार को ये काम सौंपा है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन करने का, पैकेज डिस्ट्रीब्यूट करने का एक सिस्टम तैयार करो, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को राज्य सरकार पे भरोसा होगा तभी दिया है ना। तो ये चीज बिल्कुल सही है। तो दूसरी स्टेटमेंट इम्प्लिसिट करती है। ठीक है, इम्प्लिसिट, यदि केवल धारा 2 अप्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है नहीं, प्रत्यक्ष होगा, अप्रत्यक्ष थोड़ी होगा, जो भी है इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इम्प्लिसिट मतलब केवल दूसरा कंक्लूजन जो है, ये हमारी अजम्पशन है, वो फॉलो करती है, दूसरी वाली फॉलो करती है, पहली नहीं करती है। तो ये था हमारा आंसर। आशा करता हूँ आपको ये जो सेट था
टेस्ट रैंकिंग का जो लाइव मॉक 14 था, इसका सॉल्यूशन पसंद आया। और भाई मुझे तो लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से इसके क्वेश्चन अच्छे लगे, क्योंकि भाई ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं और इस तरीके के सेम डिट्टो पेपर जैसा ही इसमें इंटरफेरेंस भी दिया गया है और क्वेश्चंस भी बनाए गए हैं। तो बहुत अच्छा था टेस्ट ये, इसलिए मैंने इसको सॉल्व कराया। आपको सॉल्यूशन कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे ही आप और सॉल्यूशन देखना चाहते हैं आगे आने वाले टेस्टों के, तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और लाइक भी कीजिए सेशन को, ठीक है। थैंक यू सो मच।